नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों के बाद माहौल थोड़ा टेंस हो गया है। और ख़ास बात यह है कि ये जो कार्यकर्ता बीजेपी के और राष्ट्रीय लोकदल के मुजफ्फरनगर ज़िले में भिड़े हैं, इनकी जो भिड़ंत है इसमें एक ही कम्युनिटी के लोग शामिल हैं और वो हैं जाट यहाँ की मार्शल कौम है और कई विधानसभा सीटों पर जाट यहाँ डोमिनेटिंग है। लोकसभा सीटों पर मैं इसलिए नहीं कह सकता कि किसी भी लोकसभा सीट पर आप अगर मुजफ्फरनगर को छोड़ दें तो बाकी पर जाट नेताओं का बोलबाला उस कदर नहीं रहा है। और जाट नेताओं का बोलबाला अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत लोकसभा सीट की मैं बात छोड़ दूं, जिस पर चौधरी चरण सिंह और उनके बेटे अजीत सिंह कई बार सांसद रहे, उसके अलावा किसी भी लोकसभा सीट पर एक बार से दोबारा जाट सांसद नहीं बन सका है। मेरे याद नहीं आता कि मुजफ्फरनगर के अलावा कहीं 2 बार जाट सांसद रहे हों लगातार यहाँ पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से राजनीति कुछ इस तरीके की चल रही है कि राजनीति के जानकार और दिल्ली के बड़े बड़े शानदार अखबारों में और चैनलों में काम करने वाले लोग, उन्हें ये लग रहा है कि जो इस समय कृषक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, उस आंदोलन के चलते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और पुराने रिकॉर्ड ये बताते हैं कि बागपत और मुजफ्फरनगर 2 जिलों को अगर छोड़ दिया जाए वेस्ट यूपी में, तो वहाँ किसी पर भी, खासतौर से अगर लोकसभा सीट की बात करूँ, तो जाटों के वोट इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। मैंने पूरा अध्ययन किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत ज़िले का, बागपत ज़िले की सीमा से लगी कैराना लोकसभा सीट का, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का, इनके सारे आंकड़े देखे मैंने पिछले 30, 40, 50 साल के। और उसके बाद जो तथ्य मेरे सामने निकल कर आए हैं दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। किस तरीके से चौंकाने वाले हैं ज़रा देखिए। मुजफ्फरनगर का जो इतिहास है, इसमें जब पहली बार कोई मुस्लिम सांसद बनते हैं, मैं मुस्लिम सांसद की बात इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि चौधरी चरण सिंह के समय से एक जो कैलकुलेशन यहाँ की रही है, यहाँ की पॉलिटिक्स में जो वोट का रेशियो रहा है, उसमें ख़ास तौर से मुस्लिम और जाट, इनका कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। अगर मुस्लिम और जाट वोट अजीत सिंह की पार्टी को या चरण सिंह की पार्टी को मिलते हैं तो उनके लोग जीतते रहे हैं। इसके बाद अगर यही दोनों कम्युनिटी समाजवादी पार्टी में रही, उसके साथ वोट दिए इन्होंने, तो ये उसमें बन गए। कांग्रेस के साथ रहे तो कांग्रेस में बन गए, और बसपा में साथ रहे तो बसपा में इनका समीकरण बन गया। हाँ, ये बात है कि मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन बीजेपी में तो बन नहीं सकता, और ना ही वो कभी यहाँ पर बना है। तो जो मैंने रिकॉर्ड देखे हैं पुराने, 1967 में यहाँ पर मुजफ्फरनगर में CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसके बैनर पर लताफ़त अली खां सांसद बने। और उसके बाद 1971 का जब चुनाव हुआ, CPI के ही ठाकुर विजयपाल सिंह यहाँ से सांसद बने। और जानते हैं उन्होंने किसे हराया था? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। वो सन 71 में बागपत सीट छोड़कर पता नहीं क्या सोचकर यहाँ चुनाव लड़ने आ गए थे। पहला चुनाव आपको मैं बताऊं कि चौधरी चरण सिंह ने कैराना सीट से ही लड़ा, मुजफ्फरनगर सीट से ही लड़ा था। और उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेगा, जिस तरीके से यहाँ मुस्लिम वोट हैं, जाट वोट हैं, मैं यहाँ से जीत जाऊँगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह यहाँ से नहीं जीत सके। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव था और उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो 1977, 1980, 1984 में फिर लगातार बागपत से जीतते रहे। इस समीकरण के बाद यहाँ पर जो समीकरण बनता है, चौधरी चरण सिंह ने ये रियलाइज किया कि अगर मैं बागपत ज़िले से जीत रहा हूँ और इसके सीमाओं से लगती हुई कैराना लोकसभा सीट या फिर मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, यहाँ से अगर मैं किसी मुस्लिम को टिकट दे देता हूँ तो इसका फ़ायदा बागपत में मुझे मिलेगा। और ऐसा हुआ और चौधरी साहब यहाँ से चुनाव जीतते रहे और
इसकी सीमाओं से लगती हुई कैराना और मुजफ्फरनगर की सीटों से कई बार मुस्लिम सांसद यहाँ से जीते हैं। उनका मैं रिकॉर्ड आगे बताऊंगा। 1977 में जब चौधरी चरण सिंह पहली बार सांसद बने बागपत सीट से जाकर, तो उस समय मुजफ्फरनगर से 1977 में लोकदल के बैनर पर सईद मुर्तजा सांसद बने। जो बात मैंने आपसे कही है वो कॉम्बिनेशन वहाँ इस तरीके से बैलेंस हुआ। इसके बाद जनता पार्टी सेकुलर के बैनर पर यहाँ पर मुजफ्फरनगर से 1980 में गयूर अली खां यहाँ पर सांसद बने। इंदिरा गांधी की लहर आई तो धर्मवीर त्यागी जैसे एक छोटे मोटे नेता थे वो सांसद बन गए थे। वो एक अपवाद है, उनकी इतिहास में कहीं गिनती नहीं होती और उन्हें लोग भूल चुके हैं। इसके बाद 1989 में जनता दल ने यहाँ से मुफ्ती मोहम्मद सईद को लड़ाया। देखिए, कश्मीर से लाकर मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ाया वीपी सिंह ने और उन्हें होम मिनिस्टर बनाया और ये कहा कि मैंने देश का पहला मुस्लिम होम मिनिस्टर बनाया है। और उसके बाद आप जानते हैं कि कश्मीर की क्या दुर्गत हुई, किस तरीके से उनकी बेटी का अपहरण हुआ, आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, बला बला साथ बाकी सारी चीज़ें हुई। ये पहले भी बहुत बार बताई जा चुकी हैं। इसके बाद 1991 में राम लहर पर सवार होकर यहाँ पर पहली बार जाट सांसद बनता है मुजफ्फरनगर से नरेश बालियान। पक्के संगी, आरएसएस से जुड़े हुए, उन्हें टिकट मिलता है और वो यहाँ से सांसद बन जाते हैं 1991 में। उसी समय जनता दल के टिकट पर 1991 में कैराना सीट जो लगती हुई है इससे, वहाँ से सांसद बन जाते हैं एक दूसरे जाट हरपाल पंवार। वो जनता दल के टिकट पर बन जाते हैं। दोनों सीटों पर जाट सांसद बन जाते हैं। देखिए समीकरण किस तरह का बनता है। और 1991 में बागपत सीट से कौन जीतते हैं? चौधरी अजीत सिंह। देखिए कितना समीकरण बना। आसपास की ये शायद रेयर कॉम्बिनेशन था 1991 में कि तीनों ही लगती हुई लोकसभा सीटों से यहाँ पर जाट सांसद चुन लिए गए और ये अपवाद था और इसके बाद ये फिर कभी नहीं हुआ। ये समीकरण बदलते ही चले गए। उसके बाद नरेश बालियान का टिकट कटा, सोनबीर सिंह मुजफ्फरनगर से सांसद बने 1996 में। फिर 2 साल बाद चुनाव हो गया 1998 में, फिर सोनबीर सिंह सांसद बने बीजेपी के। फिर तीसरी बार चुनाव हो गया अटल जी की जब सरकार गिरी, तो आपको पता है कि सोनबीर सिंह हार गए। उन्हें 1996 से और 99 के बीच में 3 लोकसभा चुनाव लड़ने पड़े सोनबीर सिंह को बीजेपी के बैनर पर। 2 जीते जब अटल जी की सरकार नहीं चली 5 साल, और जब 5 साल सरकार चली तो यहाँ से सांसद बन गए सईदुज्जमा। और ये किसके बैनर पर बने थे? राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के संयुक्त बैनर पर। यहाँ से शुरू हुआ मुस्लिम और जाट का असली कॉम्बिनेशन, जिसे लंबे समय तक राष्ट्रीय लोकदल यहाँ पर बुनाती रही। और 1999 में बड़ा चमत्कार हुआ दोस्तों कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से तो सईदुज्जमा सांसद बन गए और वहाँ से बन गए अमीर आलम खां कैराना से, और 99 में वहाँ से फिर जीत गए चौधरी अजीत सिंह। आपको याद हो 1998 में चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए थे और उन्हें हराया था सोमपाल शास्त्री ने, जो आज मोदी सरकार की कृषि नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। सोमपाल शास्त्री के पिता रघुवीर शास्त्री पहले सांसद रहे बागपत से 1967 में, जनसंघी थे। सोमपाल शास्त्री भी संघ की पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी वाली जो रिजिम है इसमें वो कहीं फिट नहीं बैठते हैं, तो इसीलिए वो लगातार आलोचना करते रहते हैं केंद्र सरकार की कृषि नीतियों की और बताते रहते हैं कि इनमें क्या खामियां हैं। और जब अजीत सिंह को ये लगा 1998 में कि भाई मैं तो बागपत में ही चुनाव हार गया, जहाँ ना कभी चौधरी साहब हारे ना कभी मैं हारा। इससे पहले अजीत सिंह 89, 91, 96 लगातार 3 चुनाव जीत चुके थे। तो उसके बाद 1999 में चौधरी अजीत सिंह ने कैराना सीट से, जो कि इसकी सीमा से लगती हुई है, वहाँ से अमीर आलम खां को टिकट दे दिया, और मुजफ्फरनगर जो कि इसकी सीमा से लगती हुई है वहाँ से कांग्रेस के सईदुज्जमा, वो भी मुस्लिम प्रत्याशी थे, राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से आए थे। और अजीत सिंह ने अपने आप को जिताने के लिए 1999 में दोनों सीटों से मुस्लिम टिकट कराए और अपनी जीत सुरक्षित करने में सफल रहे। और आपको पता ही है कि 1999 में वो फिर जीते और सांसद बने। और उसके बाद आप सब जानते ही हैं कि सरकार 5 साल चली थी अटल बिहारी वाजपेयी वाली, जिसमें अजीत सिंह ने केंद्र में कृषि मंत्री होने का सुख भी भोगा।
इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद मुजफ्फरनगर में 1991 में जब सईदुल जमा बने तो उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल का समझौता हो गया समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की और अजीत सिंह की पार्टी की सरकार भी रही। फिर इनके संयुक्त प्रत्याशी यहाँ से बने मुनव्वर हसन, स्वर्गीय मुनव्वर हसन 2004 में यहाँ से सांसद बने मुजफ्फरनगर से, जबकि वो कैराना से बिलोंग करते थे और कैराना सीट उनकी अपनी सीट थी। लेकिन अजीत सिंह ये चाहते थे कि उनकी पार्टी की खास नेता, बड़ी नेता अनुराधा चौधरी जरूर जीत जाएं इस बार, और उन्हें ये लग रहा था कि अगर अनुराधा चौधरी को मुजफ्फरनगर से मैंने लड़वाया तो वो यहाँ पर हार सकती हैं, क्योंकि कैराना में मुनव्वर हसन का दबदबा है, वो तो जीत लेंगे वहाँ से, वो पहले वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन अगर मुनव्वर हसन अनुराधा को जीतने में मदद करें तो हम उन्हें टिकट दिलवा देंगे मुजफ्फरनगर से। तो इसलिए बेचारे मुनव्वर हसन को भेज दिया गया मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने के लिए, और ये कहा गया कि आप सुनिश्चित करें कि कैराना से अनुराधा चौधरी भी चुनाव जीत जाएं, और ऐसा ही हुआ। मुनव्वर हसन बहुत दबंग किस्म के नेता थे, मैं उन्हें बहुत पसंद करता था, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, और उन्होंने अपनी सीट भी जीती और अनुराधा चौधरी को भारी मतों से विजयी कराया, और 1999 और इसके बाद 2004 में अजीत सिंह भी बागपत से जीतने में सफल रहे। तो दोस्तों ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए अजीत सिंह अपनी सीट को पक्की करने के लिए किस तरीके से आसपास की सीटों के प्रत्याशियों को अपने हिसाब से फाइनल कराते रहे और अपना चुनाव लगातार वो जीतते रहे। लेकिन मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? 1999 में सईदुल जमा सांसद बने, 2004 में सपा और रालोद के मुनव्वर हसन बने, उसके बाद मायावती का 2007 में जलवा था, सोशल इंजीनियरिंग हुई थी और प्रदेश में उनकी सरकार थी। तो 2009 में यहाँ पर कादिर राणा बन गए सांसद बसपा के बैनर पर मुजफ्फरनगर से। लेकिन इस बार अनुराधा चौधरी कैराना छोड़कर मुजफ्फरनगर आई लड़ने के लिए, और राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी की संयुक्त प्रत्याशी बनी। आपको बताऊं कि 2009 के चुनाव में अजीत सिंह बीजेपी के साथ थे और उनके 5 सांसद जीते थे, जो इतिहास है आज तक राष्ट्रीय लोकदल के कभी नहीं जीते। उनके बेटे जयंत चौधरी भी सांसद बन गए, बिजनौर सीट से संजय चौहान सांसद बन गए, वो खुद भी सांसद बन गए, अमरोहा में उनके सांसद बन गए। इस तरीके से वो अपने 5 सांसद बनवाने में सफल रहे थे, लेकिन अनुराधा चौधरी को नहीं बनवा सके। अनुराधा चौधरी यहाँ से हार गई, जाट नेता होने के बावजूद उनके बैनर पर यहाँ से हार गई। देखिए कैसा समीकरण बना। और इसके बाद 2009 के बाद मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने ये रियलाइज किया कि अगर यहाँ से किसी को हमें लगातार लड़वाना है और किसी पे भरोसा करना है तो वो जाट सांसद ही हैं, और ख़ास तौर से जाट प्रतिनिधि, जाट नेता, जो जाटों की प्रमुख खाप है यहाँ की बालियान खाप, जिससे राकेश टिकैत आते हैं, उससे एक नेता चुना जाए। नरेश बालियान भी उसी खाप से थे जो पहली बार बीजेपी के बैनर पर यहाँ 1991 में जीते थे। उसके बाद संजीव बालियान प्रत्याशी बने और 2014 और 2019 में लगातार उन्होंने जीत हासिल करी और अब केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि अब जो अजीत सिंह ने जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन यहाँ बनाया हुआ था वो तितर बितर हो चुका है। लगातार 2 चुनाव वो हार चुके हैं, 2014 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे। उनके बेटे जयंत 2014 का चुनाव मथुरा से हारे और 2019 में बागपत लड़ने आए अपनी पैतृक सीट पर, यहाँ भी हार गए। और उनके पिता मुजफ्फरनगर से लड़ने गए अजीत सिंह, वहाँ भी हार गए। तो अब ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल फेल होता हुआ नज़र आ रहा है और अजीत सिंह ये कोशिश कर रहे हैं कि बागपत में देखिए कितनी सिचुएशन ख़राब हो रही है इनकी। बागपत में सिचुएशन ये ख़राब हो रही है कि अगर अजीत सिंह खुद चुनाव लड़ते हैं बागपत से और उनके सामने बीजेपी का प्रत्याशी है और तीसरा प्रत्याशी कोई अन्य आ जाता है, चाहे वो जाट आ जाता है, चाहे वो मुस्लिम आ जाता है या किसी और बिरादरी आ जाता है, तो जीत फिर बीजेपी की होगी। राष्ट्रीय लोकदल की जीत वहाँ पर नहीं होगी। उनका कॉम्बिनेशन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। अगर अजीत सिंह इस बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो एक ही प्रत्याशी उनके सामने था, संजीव बालियान, और वे अकेले प्रत्याशी थे पूरे संयुक्त विपक्ष के। इसी तरीके से उनके बेटे जयंत चौधरी संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी थे बागपत से। जब संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी होते हुए भी आप नहीं जीत पाए तो आप
त्रिकोणीय मुकाबले में तो जीतने की उम्मीद भूल ही जाइए। और यही वजह है कि अब समीकरण बिगड़ रहे हैं और अब अजीत सिंह को ये नज़र नहीं आ रहा है कि वो बागपत से चुनाव लड़ें, अपने बेटे को मथुरा भेजें, या फिर वो खुद मुजफ्फरनगर से लड़ें, जयंत को फिर बागपत से चुनाव लड़वाया जाए। ये सब कॉम्बिनेशन उनके बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने ये भी कर दी कि 2018 में जब कैराना पर उपचुनाव हुआ स्वर्गीय हुकम सिंह के निधन के बाद, जो कि बीजेपी के सांसद थे वहाँ से, उनके निधन के बाद जब चुनाव हुआ तो सारे दलों ने एक संयुक्त प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। आपको पता ही होगा कि उस समय सपा, बसपा, रालोद ये सब एक साथ आ चुके थे और प्रत्याशी किसे बनाया गया? स्वर्गीय मुनव्वर हसन की पत्नी तबस्सुम को। वो राष्ट्रीय लोकदल के बैनर पर उतरी, जबकि इससे पहले 2009 में वो कैराना से सांसद बनी थी बसपा के बैनर पर। तो वहाँ भी उन्होंने, अजीत सिंह ने ये कोशिश नहीं की कि मैं 2018 में बाईपोल हो रहा है, क्या मैं किसी जाट को वहाँ से टिकट दे दूँ और मैं उसे जिता लूँ। वो जानते थे कि ऐसा हुआ तो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा और सारे वोट बिखर जाएंगे उनके। तो यही वजह है कि उन्होंने ये कोशिश की कि दलित वोट भी मुझे मिल जाएं, बसपा के, जाटों के वोट रालोद के मुझे कुछ मिलेंगे ही, कुछ बीजेपी के पास जाएंगे, इसके अलावा सपा की वजह से मुझे मुस्लिम वोट भी मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने अंत में सेफ गेम किया और मुस्लिम प्रत्याशी को वहाँ से प्रत्याशी बनवाया। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन ये बन रहा है कि इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है राष्ट्रीय लोकदल वेस्ट यूपी में, और अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो अगर किसान आंदोलन की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनका एक कमज़ोर प्रयास है जो मुझे नहीं लगता कि सफल होने जा रहा है। अजीत सिंह को अपनी इस पॉलिसी पर रिथिंक करना होगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस करना चाहते हैं या फिर जो वेस्ट यूपी में जाट पॉलिटिक्स वो अब तक करते रहे हैं वो उसी तक सीमित रहना चाहते हैं। उन्हें ये तय करना होगा, उसी के बाद उनकी पार्टी का कुछ भला हो सकता है। फिलहाल तो मुझे उनका कोई भला हुआ होता नज़र नहीं आता। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, चर्चा काफ़ी लंबी हो गई, बात होती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।